बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजाद डिजिटल के प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपकी मेजबान अलीना मुजफ्फर और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल सोरवर्दी। सर, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए कैसी तबीयत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज नेशनल असेंबली का भी सेशन है, इसके अलावा सेनेट में भी सेशन है। क्या आज वो अमेंडमेंट जो है वो पास होने जा रही है? और इस अमेंडमेंट के पास होने के बाद क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को कोई एक्सटेंशन भी दी जा रही है? क्या राय है आप इस देखिए, आईनी तरमीम तो आ रही है। अब ये कब पर? का एक सवाल है कि ये आज आ रही है, इतवार को आ रही है, पीर को आ रही है, लेकिन आईनी तरमीम आ रही है। कुछ दोस्त कह रहे हैं कि आज नहीं पेश होगी क्योंकि आज प्राइम मिनिस्टर ने सारी पार्लिमानी पार्टी को खाना दिया हुआ है, तो आज वहां एतमाद में लेके कल इतवार को या पीर को पेश करेंगे। कुछ का ख्याल है कि आज पेश करके फिर एतमाद में लेंगे। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि हुकूमत ने जो तरमीम है वो करने का फैसला कर लिया है, वोट पूरे हो गए हैं और आईनी तरमीम ऑन द कार्ड्स है। अब आज पेश हो जाए, कल पेश हो जाए, परसों पेश हो जाए। कुछ अरकान ने बाहर से पहुंचना है, उनके पहुंचने का इंतजार किया जा रहा है कि वो पहुंच जाएं तो उसके बाद पेश की जाए। लेकिन जैसे रियाज फतियाना साहब बाहर से आ रहे हैं और वो उनके पहुंचने का इंतजार है और लोगों के पहुंचने का इंतजार है, तो लोग पहुंच जाएंगे तो उसके बाद ये पेश हो जाएगी। आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए। अब एग्जैक्ट मैं टाइम और डेट तो नहीं बता सकता, लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल है कि मंडे को पेश होगी, कुछ दोस्तों का ख्याल है आज पेश होगी। लेकिन मेरी राय में भी पीर को पेश होने के ज्यादा इम्कानात हैं। लेकिन अगर आज हफ्ते को पेश हो तो मैं हैरान नहीं हूंगा, क्योंकि वोट पूरे हैं। अब सिर्फ एक स्ट्रेटेजिकल डिसीजन है कि किस दिन ऐवान में पूरे वोट होंगे। अभी तो पहले दिन ठीक जब है। ये पेश होगी तो ये स्टैंडिंग कमेटी को चली जाएगी। उस दिन तो इस पर जी। वोटिंग होनी भी नहीं। जब ये स्टैंडिंग कमेटी को चली जाएगी तो फिर एक दिन स्टैंडिंग कमेटी लगाएगी। स्टैंडिंग कमेटी के बाद फिर ये दोबारा ऐवान में पेश होगी और उसके बाद इसके ऊपर वोटिंग होनी है। लिहाजा अगर ये आज पेश भी होती है तो आज मंजूर नहीं होगी, मंजूर जाके पीर या मंगल को होगी। तो बहरहाल हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है, वोट पूरे हैं और आईनी तरमीम आ रही है। सर, और इससे मैं बहुत ये जो पहले आईटी से कह रहा था मैं बहुत पहले से कह रहा था कि वोट पूरे हैं। और जब मैं कह रहा था तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे। ये लोग टिकटॉक भी उस पर बनाते थे कि मुजम्मिल सरवर्दी कहता है कि वोट पूरे हैं, वोट पूरे हैं। लेकिन आप देख लें, वोट पूरे हैं। सर, इस जो आईटी तरमीम में से कोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन मिलने जा रही है? और ये बताएं कि जो इसमें सेनेरिटी का प्रिंसिपल है या सिर्फ वही, जैसे मौलाना साहब कहते हैं कि सिर्फ सेनेरिटी का एक प्रिंसिपल चेंज होने जा रहा है, या सिर्फ ये इसीलिए आ रही है सर? इसमें काफी चीजें हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद जजेस की उम्र नहीं बढ़ाई जा रही। ये सीनियोरिटी का प्रिंसिपल जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान लगाने का तरीका कार है वो चेंज किया जा रहा है। आप समझे? ठीक है। सीनियोरिटी का प्रिंसिपल तो खुद अदलिया ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लगाने पर खत्म कर दिया है। जब तीसरे नंबर के जज को चीफ जस्टिस लगा दिया और ऊपर वाले दो को नजरअंदाज किया है, तो अदलिया खुद कौन सी सीनियोरिटी के असूल पर बड़ी कारबंद है कि वो कहे कि जी सीनियोरिटी का असूल बड़ा मुकद्दस है। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनाती और सीनियोरिटी का असूल आपने तोड़ा है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस लगाने हो तो आप सीनियोरिटी का असूल अदलिया ने तोड़ दिया है। तो सीनियोरिटी के असूल को तो अदलिया ने खुद बार बार तोड़ा है, रेडिक्यूल किया है, पांव तले रौंदा है। अब ये अजीब मंतक है जी, ठीक हम है। चीफ हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस तो सीनियोरिटी पे नहीं लगाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट का जज तो सीनियोरिटी पे नहीं लगाएंगे, लेकिन चीफ जस्टिस हम सीनियोरिटी पे लगाएंगे। भी आप चीफ जस्टिस भी फिर सीनियोरिटी पे क्यों लगाएंगे? जो असूल बाकी जजेस के लिए है वही चीफ जस्टिस के लिए होने चाहिए। तो मेरे ख्याल में इसलिए सीनियरिटी के असूल के हवाले से आइन साजी होगी, और जो आइन में लिखा हुआ है कि सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस होगा, उसकी जगह मेरे ख्याल है पार्लिमानी और जुडिशल कमीशन के मुश्तरका इजलास में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तैनाती हुआ करेगी और बराबर वोटों के हिसाब से। और मुझे ये लगता है कि ये आईनी तरमीम जो है, इसमें शायद उम्र की हद ना बढ़ाई जाए जजिस की, बस इसमें चीफ जस्टिस लगाने का तरीकाकार बदला जाए, जजेस की कारकर्दगी जांचने का तरीकाकार बदला जाए, जो हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती है उसका तरीकाकार बदला जाए। जैसे कल जुडिशल कमीशन के इजलास से ये खबरें तो आई हैं कि अब हाई कोर्ट्स में चीफ जस्टिस का जो अकेला अख्तियार था जज नामजद करने का, वो खत्म करके अब वहाँ एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी।
लेकिन मेरे ख्याल में हाई कोर्ट्स में भी जजेस की तैनाती के हवाले से आइनसाज़ी की जाएगी, ताकि वहाँ भी जो हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस ने अपनी मोनोपोली बनाई हुई है, वो खत्म हो सके। तो इसलिए इसमें जजेस की तैनाती, चीफ जस्टिस की तैनाती, इन तमाम तरीक़ाकार के हवाले से आईनी तरमीम आ रही है। मुझे नहीं लगता कि उम्र की हद बढ़ाई जा रही। और जहाँ और तक चीफ मेरी जस्टिस ये ऑफ राय है कि पाकिस्तान। मेरी ये भी राय हाँ है जी, कि काज़ी फ़ायज़ ईसा कोई तौसीह नहीं लेंगे। वो 25 वो तो अक्टूबर को उम्मीद है। अपनी रिटायरमेंट की एज पे घर चले जाएँगे। अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। मतलब अगला ओ, चीफ जस्टिस मैं ये समझता हूँ कि ना मंसूर अली शाह हो, ना मुनीब अख्तर हो सकता है या अफरीदी हो, और हो सकता है हम्म, उसका क्या तरीक़ाकार हो, अभी जिस तरीक़ाकार से है, क्योंकि आप देखें हुकूमत ने मंसूर अली शाह का नोटिफ़िकेशन अभी तक नहीं किया है। जबकि ऐसे काजी है। फ़ायज़ ईसा का नोटिफ़िकेशन 81 दिन पहले कर दिया था। तो इसलिए हुकूमत के ज़हन में कुछ तो मौजूद है, और कल जुडिशल कमीशन के इजलास में जो लॉ मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, इसका मतलब है कि लॉ मिनिस्टर इस जुडिशल कमीशन के इजलास को इम्पोर्टेंट नहीं समझ रहे थे, और उनके ख़्याल में वो ऐसी आईनी तरमीम करने जा रहे हैं, जिसके बाद इस जुडिशल कमीशन के इजलास की हैसियत बदल जाएगी, और हाई कोर्ट्स में जजेस की तैनाती के हवाले से भी आइनसाज़ी हो जाएगी, और ये जो रूल्स बना रहे हैं वो वर्केबल नहीं होंगे, तो इसलिए लॉ मिनिस्टर वहाँ से एब्सेंट थे। तो मेरे ख़्याल में इस हवाले से तरमीम सामने आ रही। ठीक हो गया सर। एक दफा फिर खान साहब के अकाउंट से जो है एक धमकी खेज पोस्ट शेयर की गई है गवर्नमेंट के खिलाफ ना। इस पर आपको एफआईए की एक टीम, अयाज खान जिसको हेड कर रहे थे, एफआईए के डायरेक्टर, जो इमरान खान साहब से तफ्तीश करने भी गई अडयाला जेल, लेकिन उन्होंने तफ्तीश में शामिल होने से इनकार कर दिया। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि उनपे एक और केस जो है वो किया जाए। तो क्यों खान साहब के अकाउंट से ऐसे बार बार हर पे जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं? क्योंकि रियासत अपनी रेट का इज़हार कमज़ोरी दिखाती है। आप बताएँ, हम्म, जब वो आसिम मुनीर की और याह्या की और मुजीब की वीडियो की गई, तो उसके बाद उसका एफआईआर दर्ज हुई, उस पर कुछ हुआ? इससे पहले जो इतनी हुई उनसे कुछ हुआ? तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो खान साहब ने ट्वीट की हैं और वो कानून से बच गए हैं। इसलिए एक राय बन गई है तहरीक-ए-इंसाफ में कि ये ट्वीट करने से कुछ नहीं होता और पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। 1-2 अदालतें ऐसे ही जो है। हैं इसको कोई जुर्म नहीं समझती हैं, फौरी तौर पे रिलीफ़ देती हैं, ज़मानत देती हैं, ये करती हैं, नोटिस एफआईए का मुअत्तल कर देती हैं और रियासत के रेट को चैलेंज करती हैं अदलिया, जिसकी वजह से ये सारा chaos मौजूद है। और दूसरा, फिर इसकी जो जब अदलिया से आपको रिलीफ़ मिल जाता है तो आपका हौसला बढ़ जाता है, और आप जो है बार-बार ये ट्वीट्स करते हैं। तो एक जेल से बैठा आदमी अपना ट्विटर अकाउंट चला रहा है और उसको ओन भी कर रहा है कि मैं हाँ, हदायत देता हूँ, और कानून बेबस है। और कानून बेबस हाँ, है पाकिस्तान की अदलिया की वजह से। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कानून की बेबसी अपनी जगह मौजूद है, और वो उस वजह से खान साहब इसका फ़ायदा उठाते हैं। और अगर एक दफ़ा इसमें रेट ऑफ द स्टेट एस्टेब्लिश हो जाए, फिर किसी को ये ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया सर। एन 171 वहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ताहिर मखदूम जो है उन्होंने कामयाबी हासिल की है। आप कैसे देखते हैं सारे इलेक्शन को, और मरीम नवाज की परफॉर्मेंस क्या थी इस इलेक्शन को लेके एज अ सीएम? देखिए, पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो हुक्मरान इत्तेहाद ने जीते हैं। पंजाब में ठीक एक है। भी ज़िमनी इंतखाब जो है वो पीटीआई ना सिर्फ़ जीत नहीं सकी है, बल्कि लंबी मार्जिन से हारी है। ये रहीम यार खां वाला इलेक्शन भी 50,000 की लीड है। वो 2, 4, हम्म, 5,000 से पीटीआई नहीं हारी, 50,000 की लीड से हारी है। लाहौर के ज़िमनी इंतखाबात भी वो लंबी लीड से हारे हैं। और ज़िमनी इंतखाबात भी वो लंबी, आप ये देखें कि अब पंजाब का मूड बदलता नज़र आ रहा है, क्योंकि पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात में लीड बहुत ज़्यादा है हुक्मरान इत्तेहाद की। कोई क्लोज़ कॉन्टेस्ट नहीं हो रहे। आप ये नहीं कह रहे कि बड़ा कांटे का मुकाबला हुआ, 5,000 से जीते, 2,000 से जीते। कोई रिज़ल्ट भी लेट नहीं हो रहे। 7 बजे सबके पास सारे रिज़ल्ट होते हैं। हर पोलिंग स्टेशन पे फ़ॉर्म 45 मौजूद होता है। फ़ॉर्म पिन आप और एन 171 पे तो फ़ॉर्म 45 की कोई लड़ाई नहीं है। आप वाक़ई 50,000 से आ रहे हैं। बाकी जो ज़मीनी इंतखाबात हैं, उनमें भी कोई आरटीएस नहीं बैठा है। तो जेन्युइनली पीटीआई की जो पॉपुलैरिटी इन पंजाब है, वो बहुत डिक्लाइन में है, और पीटीआई को ये बहुत खतरा है कि वो पंजाब से आहिस्ता-आहिस्ता वाइप आउट हो रही है, और पंजाब से उसका वोट बैंक जो है वो डाइल्यूट हो रहा है। बिल्कुल सही हो गया सर। पीटीआई के कितने जो एमएनए है वो वोट कर रहे हैं अमेंडमेंट को लेके, और क्या अगर वो वोट नहीं करे तो वो उन पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन क्लोज जो है वो तो नहीं लग जाएगी? देखिए, पीटीआई के एमएनए वोट कर रहे हैं, पहली बात आप ये समझें।
बहुत सारे नाम गर्दिश कर रहे हैं। एक तो वो जो बाजोड़ में वो जो शहीद का भाई था, ज़ेब का भाई, उसके बारे में, जिसको पीटीआई ने टिकट नहीं दिया था और वो आज़ाद जीता है। उसके बारे में पीटीआई वाले खुद ही कह रहे हैं कि वो हमसे टूट गया है। ठीक है ना? ठीक है। क्योंकि गंडापुर ने वहाँ गुलज़फ़र खान को टिकट दी हुई थी और गंडापुर मुसलसल गुलज़फ़र के साथ ही खड़े थे और वो जो है उसका भाई एमएनए जीता था, उसे कोई लिफ्ट नहीं कराई जा रही थी। रियाज़ फतियाना की भी बहुत बाज़गश्त है कि वो भी पहुँच गए हैं, तो वो इसी तरह मेल्सी से खिंची एक हैं, वो झंग से भी एक एमएनए टूटने की बात की जा रही है। तो एक जनूबी पंजाब से वो जो एमएनए एंटी करप्शन ने बहुत गायब कर दिए थे और फिर वो वापस आए थे, तो उनकी बहुत बात की जा रही है। तो मेरे ख़्याल में पीटीआई के एमएनएस टूट रहे हैं और पीटीआई के एमएनएस के टूटने से ही वोट पूरे हो रहे हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, आपसे मुलाकात होगी अगले वीलॉग में, तब तक के लिए दें मुझे इजाजत, अपना ख्याल रखें, अल्लाह।